तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जो पावर से रिलेटेड हमारे फॉर्मूलाज हैं और उनसे बेस्ड कौन कौन से हमारे पास में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो देखो शुरू करते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले हमारे पास में पी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पी से हम पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में पावर के 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं, एक ही फॉर्मूले से तीनों के तीनों निकले होते हैं असल में। तो देखो जैसे पावर किसके बराबर होती है, हम पढ़ते हैं दैट पावर का एक फॉर्मूला होता है v²/r, ठीक है। एक पावर का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं I²/r, और कौन सा रह गया? कोई और फॉर्मूला भी रह गया अपने पास में, ठीक है। देखो पावर इज इक्वल टू v²/r और एक फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू I²/r, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है पावर इज इक्वल टू v इंटू में I, यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई में करंट। 3 फॉर्मूले हो गए। असल में देखो मैं इस एक फॉर्मूले से ही निकाल के दिखाऊं तो देखो पावर है v मल्टीप्लाई में I के बराबर। अब ओहम्स लॉ बोलता है कि दैट v इज इक्वल टू I इंटू में R, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर v की जगह पे पुट कर दिया I इंटू में R मल्टीप्लाई में R, तो एक फॉर्मूला बन गया दैट पावर इज इक्वल टू I इंटू स्क्वायर में R, पहला फॉर्मूला बन गया। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करती, I की वैल्यू पुट कर देती, सो v अपॉन में I v अपॉन में r किसके बराबर होगा? I के बराबर। इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, I की जगह पे मैंने v/r पुट कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? v²/r। एक फॉर्मूला ये बन गया, यानी कि ये तीनों के तीनों ही फॉर्मूले क्या है, एक दूसरे से डेरिवेटेड है हमारे पास में, ठीक है। यहां तक की बात। अब डस्टर कहां गया? ठीक है हमारे पास में। तो कौन से 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास में? ये वाले 3 फॉर्मूले हैं पावर के हमारे पास में, ठीक है। अभी तो जनरल फॉर्मूलाज हो गए। अब यहां से ना 2 क्वेश्चंस और बनते हैं हमारे पास में, और वो क्या है, जनरल क्वेश्चंस आएंगे तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो पहला केस क्या है अपने पास में कि जब हम 2 वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन हम यहां पर देखेंगे कि इफ 2 वायर्स आर कनेक्टेड, अगर 2 वायर्स है मेरे पास में, उन दोनों ही वायर्स का एक का रेजिस्टेंस R1 है हमारे पास में और दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, और मान लिया देखो R1 रेजिस्टेंस वाले की सपोज पावर P1 है और R2 रेजिस्टेंस वाली वायर जो है उसके अंदर पावर है P2, ठीक है। यहां तक की बात। पहले तो मैंने इन दोनों की दोनों वायर्स को लगाया हुआ है सीरीज के अंदर सपोज, या पहले पैरेलल वाला देख लेते हैं, किसमें कनेक्ट कर दिया मैंने इनको, पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो पैरेलल के अंदर मेरे पास 2 फॉर्मूले के ऑप्शन है, एक है v²/r और एक फॉर्मूला है I² इंटू में R। अब देखो मुझे चाहिए पावर और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन, मुझे पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सेम, तो मैं नीचे वाले फॉर्मूले को ना लेकर मैं लूंगी ये वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल आपके पास में जो वोल्टेज है वो क्या होएगी, सेम होएगी किसके अंदर, जब पैरेलल में लगे हुए हैं तो, ठीक है। तो अब देखो पावर किसके आपके पास में आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये बोलता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भाई ρl अपॉन में a के बराबर, ठीक है। अब साथ में वो क्वेश्चन ये और ऐड कर दे इसके अंदर कि आपके पास में रेजिस्टेंस R1 R2 है, तो हमारे पास में सीधा निकल जाएगा भाई, हमारे पास रिलेशन निकल जाएगा दैट P1/में P2 किसके बराबर होगा, R2/में R1 के बराबर होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब वो पैरेलल के अंदर लगे हुए होंगे, ठीक है। सीरीज में होता तो क्या हो जाता, सीरीज में हम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं I² इंटू में R, क्यों? क्योंकि सीरीज के अंदर करंट सेम हो जाएगा, तो सीरीज के अंदर पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती और फॉर्मूला अपना बन जाता P1/में P2 इज इक्वल टू R1/में R2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता पैरेलल के केस में, और ये वाला फॉर्मूला बन जाता हमारे पास में या रेशियो रिलेशन आपका सीरीज के केस में। ये चीज क्लियर होगी अपने पास में, वो पैरेलल में वो सीरीज में, पैरेलल में रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के, सीरीज में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अपने पास में क्यों आया ये भी समझ में आ गया। अब वो आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो 2 आपके पास में वायर थी ना, अगर इनकी हम लेंथ भी चेंज कर रहे हैं और हम एरिया भी चेंज कर रहे हैं,
तो बताओ अब पावर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा आपके पास में। सपोज एक वायर थी, उसकी लेंथ तो आपने कर दी डबल और उसका एरिया कर दिया हाफ, यानी पहले क्या था, सपोज एल लेंथ थी उस वायर की और ए एरिया था। अब मान लिया लेंथ आपने कर दी हाफ और एरिया कर दिया आपने डबल सपोज, तो बताओ कि पावर जो पहले पी पावर थी, मान लिया P1 पावर थी, तो अब वो कितनी होगी। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, हमें तो अब देखो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होती है, तो रेजिस्टिविटी एक, अब देखो वायर दोनों की दोनों सेम मटेरियल की है, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी कांस्टेंट। यानी कि यहां पर अब मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास में, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के। और अभी हमने देखा था कि पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस है पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस की जगह पे अगर मैं इन दोनों वैल्यू को पुट करूं तो क्या हो जाएगा आपके पास में, L अपॉन का A आ जाएगा, यानी कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं यहां पर, सपोज P1 बाय में P2, तो P1 के लिए आपके पास में यहां पर रिलेशन था R2 बाय में R1, R2 के लिए आपके पास में क्या रिलेशन आएगा, L2 अपॉन में A2, और R1 के लिए क्या आएगा, L1 अपॉन में A1। तो अब हम पुट कर देते हैं, यानी P1 बाय में P2 इज इक्वल टू L2 बाय में A2 इंटू में L1 इंटू का A1। ठीक है, तो इस वाले रिलेशन से अब आपको कुछ भी चेंज करने के लिए बोल दे, हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन अब हम निकालते हैं जब उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट किया गया दो वायर्स को। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब देखो आगे अपना केस है कि जब अब मैंने इनको क्या कर दिया है, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया, लेकिन और मैं अब सिर्फ ना एरिया को चेंज करा रही हूं, लेंथ चेंज नहीं हो रही आपके पास में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दिया कि अब आपके पास में सिर्फ क्या होगा, लेंथ चेंज नहीं हो रही, सिर्फ क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो बताओ पावर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों वाला तो हमने देख लिया, उसका उल्टा हो जाएगा वो वाला। तो अब एक नया केस और देख लेते हैं कि अगर लेंथ चेंज ना हो, एरिया हो तो। ठीक है, क्योंकि अगर सीरीज में भी देखेंगे तो उसी रिलेशन से निकल जाएगा अगर दोनों चेंज होंगे। तो देखो यहां हमने देखा था, हम फॉर्मूला लगाएंगे दैट पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू कार, यानी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल अपॉन में ए। मैं को क्या करना है, सिर्फ एरिया चेंज करना है। अगर एक ही चीज आपको चेंज करनी है तो ऊपर आपको बनानी पड़ेगी वॉल्यूम, क्योंकि देखो अगर दो आप वायर के अंदर कुछ भी चेंज करते हो, उसकी लेंथ बढ़ाते हो, एरिया बढ़ाते हो, कुछ भी करते हो, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होती। इसीलिए जब आपके पास में एक कंपोनेंट चेंज हो रहे हो तो दूसरे को आप वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो रेजिस्टेंस के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जो हमने रेजिस्टेंस के क्वेश्चन किए थे ना उसके अंदर भी हमने करा रखा है। सो वॉल्यूम होती है आपकी एरिया इंटू में लेंथ के बराबर, तो मैंने ऊपर भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां आ जाएगा A इंटू में L हो गया वॉल्यूम अपॉन में A स्क्वायर, यानी कि रेजिस्टेंस आ रहा है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि R1 आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1 के स्क्वायर के और R2 आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर के। ठीक है, अब हमने देखा कि पावर क्या है आपके पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, अगर वो सीरीज में है तो अब हम पुट कर देंगे दैट P1 बाय में P2। अब क्या है, रेजिस्टेंस के एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर आ जाएगा A2 का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर। तो ये वाला अपना रिलेशन निकल जाएगा। अगर डायामीटर पूछ ले तो हमें पता है दैट एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, और रेडियस किसके हाफ होती है आपके पास में, डायामीटर की। तो यानी कि देखो अगर एरिया की रेडियस डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो एरिया के डायामीटर के भी वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी आपके पास में। तो यहां से दो फॉर्मूले और बन सकते हैं अपने पास में, जो हमने पहले रेजिस्टेंस के केस में करे थे कि मान लिया आपको अगर वो बोल दे कि किसके, अगर आपको एरिया नहीं वो रेडियस के रिस्पेक्ट में बोल दे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लिया यहाँ पे क्या है, पावर एरिया के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये रेडियस की पावर हो जाएगी 4 और डायामीटर की पावर भी क्या हो जाएगी 4। तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 की पावर 4 और R1 की पावर 4 के रिस्पेक्ट में आएगी। इस तरीके से रिलेशन निकल जाएगा अगर रेडियस चेंज बोल ले तो। अगर वो डायामीटर के लिए बोल ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D2 की पावर 4 अपॉन में D1 की पावर 4। तो ये भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूले से हम कितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और हमारे पास में बनता है। हाँ, एक चीज और है जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है
कि मान लिया कि आपने ना 2 बल्ब ले रखे थे यहाँ पर, ठीक है, एक बल्ब यहाँ पर लगा रखा था, दूसरा बल्ब मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, इस वाले बल्ब की पावर P1 है और उसकी P2 है, और दोनों के दोनों बल्ब को मैंने कैसे लगा रखा है, सीरीज के अंदर लगा रखा है। तो सीरीज के अंदर अगर आपको नेट पावर निकालनी हो तो उसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, P इक्विवेलेंट या फिर नेट पावर जो भी बोलो वो आपके पास में बराबर होती है, इस तरीके से निकलेगी 1 जैसे रेजिस्टेंस का निकलता है ना, वो फॉर्मूला हो जाएगा 1/P1 प्लस में P2 के बराबर। हाँ, उल्टा हो जाता है, लगेगा आपको कि भाई ये फॉर्मूला तो पैरेलल में आना चाहिए, नहीं, लेकिन सीरीज के अंदर जब हम नेट पावर निकालते हैं उसका नेट डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। थ्योरेटिकल में जाओगे तो पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, पर हमें तो डायरेक्ट देखना है। दूसरा केस इसके अंदर बनता है कि अगर आपके पास में दोनों बल्ब आपने किसके अंदर लगाए, पैरेलल की कंडीशन के अंदर लगाए, तो आपके पास में क्या नेट पावर आएगी, तो उस केस के अंदर इन दोनों ही बल्ब्स की पावर क्या हो जाती है, डायरेक्टली ऐड हो जाती है। कौन से वाले केस के अंदर, जब ये किस केस के अंदर हो, आपके पास में पैरेलल अरेंज हो, ठीक है। हमारे पास में ये चीज, एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपके पास में पैरेलल वाले बल्ब ज्यादा ग्रो करेंगे कि सीरीज वाले, तो पैरेलल वाले बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। रीजन कि यहां पर सबको क्या मिलती है, बराबर बराबर वोल्टेज मिलती है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, और सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ब्राइटनेस किसमें ज्यादा होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बल्ब की। एक क्वेश्चन यहाँ पर और हमसे पूछता है जो थ्योरेटिकल बनता है अपने पास में, और वो क्वेश्चन है अपने पास में, मैंने करवाया हुआ है क्या, हाँ देखो, ये बोलता है हमारे पास में कि अगर मान लिया कि हीटर था आपके पास में, ठीक है, घर में हमारे पास में हीटर होता है, जब आपने हीटर के अंदर पावर सप्लाई नहीं करी, हीटर के अंदर क्या नहीं करी आपने, मतलब कि पावर सप्लाई हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं हीटर के अंदर, ठीक है। पावर सप्लाई जब हम नहीं देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा इस हीटर का, कम होगा आपके पास में, यानी रेजिस्टेंस लो होगा एक तरीके से। जब आप रेजिस्टेंस देखो, अगर पावर सप्लाई नहीं दी तो मतलब क्या है आपके पास में, रेजिस्टेंस कम, मतलब हीट क्या नहीं हो रही होगी, यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी आपके पास में। जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर की सप्लाई को ऑन करेंगे, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, तो आपके पास में पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारे पास में पावर क्या हो जाएगी, एक तरीके से आपके पास में लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर आपके पास में हीटर की ज्यादा कब होती है, जब वो आपके पास में यूज में नहीं होता, या फिर जब आप उसको यूज कर रहे होते हो। हम सोचेंगे भाई जब यूज कर रहे होते हैं तब उसके पास पावर की सप्लाई होगी और पावर ज्यादा होगी, पर इसका आंसर ये नहीं आता। इसका आंसर ये आता है कि जब आप हीटर को ऑन कर दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी, आपकी लेस हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब हीटर यूज में नहीं होता तब उसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और बनता है करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर ये बोलता है आपकी, ठीक है, देखो क्या पॉइंट है इसका, भी कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी, भाई एक वायर के अंदर कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है किसी क्रॉस सेक्शन में से, वो कहलाती है करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो इसमें से दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो आपकी लेंथ ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। कौन आपके पास में, करंट कैरिंग कैपेसिटी। लेंथ ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, रेडियस या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है क्या, करंट कैरिंग कैपेसिटी। यानी अगर वो दो ऑप्शन दे दे, एक आपके पास में थिन वायर है और एक थिक वायर है, तो किसके अंदर ज्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, तो थिक वायर के अंदर ज्यादा एरिया होगा, ज्यादा एरिया होगा तो करंट कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सो पावर से रिलेटेड और हीट से रिलेटेड हमारे पास में ये वाले कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है।